नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे आपके लिए रहेगा सिंगल फेज। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या रहेगा तो यहाँ पे सिंगल फेज प्रेरण मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर ये चैप्टर रहेगा। कल अपन ने थ्री फेज मोटर कंप्लीट कर ली थी, आज सिंगल फेज कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट टू नेक्स्ट यहाँ आप दो दो चैप्टर लेंगे। आज रहेगा ये, फिर इसके बाद में जैसे पावर सिस्टम हो जाएगा आपके, सिंगल फेज थ्री फेज, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ बैक टू बैक आपके हो जाएगी। अब दोस्तों एक सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये जो चैप्टर चल रहा है, अब ये चैप्टर चल रहा है तो इसकी एक तो पीडीएफ के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है दोस्तों। यहाँ पीडीएफ मैंने आपको बताया कि भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेगी, आप सीधे कहाँ जाओगे तो यहाँ मेरे दोस्तों आदर्श टेक्निकल क्लासेज, आदर्श टेक्निकल ऐप जो है, आदर्श टेक्निकल जो ऐप है, वहां पे जैसे ही जाओगे रजिस्टर्ड करोगे, रजिस्टर्ड करने के बाद वहां पे आपको पेड कोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, वहां पे पेड कोर्स मिलेगा। पेड कोर्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी आराम से, पीडीएफ इलेक्ट्रीशियन की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो, वो प्रिंट आउट भी हो जाएगी दोस्तों आराम से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बार बार आप कमेंट वो मत किया करो, फोन मत किया करो, बार बार पूछते हो सर कहाँ मिलेगी, तो मैंने शुरू में, आज बिल्कुल शुरू में ही बता दिया, आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप के अंदर क्या मिल जाएगी दोस्तों, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो यहाँ पे ये मैं रिवाइज आपको ये करवा रहा हूँ, बूस्टर रिवाइज जो बैच है, ये आराम से इसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हो और आराम से रिवाइज कर सकते हो। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर, तो ये लीजिएगा, ये एकल कला प्रेरण मोटर। अब दोस्तों यहाँ पे जो एकल कला प्रेरण मोटर है, वो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट अपन पढ़ेंगे। एकल कला प्रेरण मोटर यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, तो सीधी सी भाषा में हम समझते हैं, ऐसी मोटर जो केवल सिंगल फेज एसी सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। सिंगल फेज विद्युत ऊर्जा को, सिंगल फेज विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, तो वह मोटर सिंगल फेज मोटर कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पॉइंट टू पॉइंट अपन देखते हैं और यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। वह मोटर जो सिंगल फेज एसी विद्युत सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, क्या कहलाएगी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि मेरे दोस्तों आपको पता है, जैसे कि हमको ये है, देखो दोस्तों ध्यान से देखना, अरे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये और एक ये सिंगल फेज और थ्री फेज में समझना। यहाँ मैं ये कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे ये खांचे कट रहे हैं, ठीक है, ये क्या है थ्री फेज, यहाँ पे भी खांचे कट रहे हैं, क्लियर, ये खांचे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों अब इसमें क्या है, इसमें तीन वाइंडिंग है, यहाँ पे थ्री फेज वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग है 120 डिग्री के अंतर पर है, तो यहाँ तीन फेज वाइंडिंग है और इसमें केवल एक ही वाइंडिंग है, और ये एक वाइंडिंग है तो दो तार है यहाँ पे, तो ये सिंगल फेज वाइंडिंग है, ये सिंगल फेज है, और ये मेरे दोस्तों कौन सी है, तो मैं कहूंगा थ्री फेज। तो यहाँ दो से अधिक फेज होने के कारण इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ही वाइंडिंग होने के कारण इसमें जो फ्लक्स होता है ना, ये घूमता नहीं है, घूमता नहीं है मेरे दोस्तों, यहां घूमने वाला पैदा नहीं होता है, तो इसके बीच में जो रोटर होता है ना, ये गति नहीं करता है, जबकि इसमें गति कर जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें घूमने वाला क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है, जबकि इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता। इस कारण ये जो हमारी मोटर है, ये नॉन सेल्फ स्टार्ट होती है, यानी अस्वचालित होती है। क्लियर, यहां पे दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो देखो इसका स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है। जब मोटर ही स्टार्ट नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, इसका शून्य होता है। यह अस्वचालित यानी नॉन सेल्फ स्टार्ट होती है, लेकिन
स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ क्या होती है? स्वचालित। दोस्तों जब स्टार्टिंग वाइंडिंग, भाई स्टार्टिंग वाइंडिंग तो लगाई इसलिए रहे ताकि हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाए, शुरू में तो नहीं हुई, तो उसको स्टार्ट करने के लिए कौन सी वाइंडिंग लगा रहे हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग हम लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में क्या होती है? ये स्वचालित होती ही है। इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स के लिए कम से कम बोलो कितने फेज वाइंडिंग होनी चाहिए? तो 2 फेज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों घूमने वाले फ्लक्स के लिए बोलो कम से कम कितने फेज? तो हम कहेंगे कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होती है, तब जाके यहाँ पे ये इसमें घूमने वाला फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके थ्री फेज प्रेरण जो मोटर थी उसमें कल मैंने बताया था कौन सी वाइंडिंग करनी है, तो उसमें बास्केट वाइंडिंग यानी टोकरी वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं। जबकि यहाँ सिंगल फेज मोटर के अंदर बोलो कौन सी वाइंडिंग होगी? तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है। इसी को हिंदी में कहते हैं सकेंद्रीय वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं। 3 फेज में बास्केट वाइंडिंग, सिंगल फेज में कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग यानी सकेंद्रीय वाइंडिंग हम प्रयोग करेंगे। इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग व रनिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, जिनके मध्य 90 डिग्री फेज अंतर होता है। दोनों वाइंडिंग स्टेटर पर ही स्थापित करते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 वाइंडिंग हम स्थापित करेंगे, एक वाइंडिंग तो स्टार्ट करने के लिए और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। दोनों वाइंडिंग को ही स्टेटर पर ही स्थापित किया जाता है और 90 डिग्री अंतराल पर क्या होती है? वो संयोजित होती ही है। सिंगल फेज मोटरों में सामान्यतः गिलहरी पिंजरा यानी स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर प्रयोग करते हैं। जो 3 फेज मोटर में जो स्क्वायरल केज रोटर प्रयोग कर रहे थे, ऐसा ही रोटर सिंगल फेज मोटरों में 90% हम यूज करते हैं। तो ज्यादातर जो रोटर प्रयोग होगा सिंगल फेज में वो कौन सा होगा? तो गिलहरी पिंजरा रोटर यानी स्क्वायरल केज रोटर हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मेरे दोस्तों आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये देखिएगा, तो यहाँ पे बात करते हैं सिंगल फेज मोटरों की सप्लाई सीमा। ये क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे तो सप्लाई सीमा 240 वोल्ट प्लस माइनस 10%। दोस्तों ये जो हमारी जो सप्लाई है ना उसके लिए नहीं है, ध्यान से समझना। ये जो घरों में सप्लाई आ रही है ना उसमें परिवर्तन नहीं है, ये मोटर के लिए है कि ये जो मोटर है ना इसको आप 240 वोल्टेज दे रहे हो तो इस वोल्टेज में अगर 10% प्लस माइनस भी हो जाए तो हमारी मोटर सहन कर सकती है। 50 हर्ट्ज और इसमें फ्रीक्वेंसी में भी 5% अगर फेरबदल हो जाए ना तो ये हमारी मोटर क्या कर सकती है? सहन कर सकती है। नेक्स्ट, व्यापारिक दृष्टि से सिंगल फेज मोटर 2 HP तक की होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सिंगल फेज मोटर को जिस विधि द्वारा सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है उसी विधि के आधार पर नामकरण किया जाता है। दोस्तों सिंगल फेज मोटरों को आप जिस आधार पे, जिस विधि के द्वारा, जिस मेथड के द्वारा सेल्फ स्टार्ट बनाते हो उसी विधि के आधार पर या उसी मेथड के आधार पर इसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे कैपेसिटर लगाकर सेल्फ स्टार्ट किया तो कैपेसिटर मोटर हो गई, सैडेड रिंग के द्वारा स्टार्ट किया तो सैडेड रिंग मोटर हो गई। इसी प्रकार से नाम किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये मोटर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इधर सिंगल फेज है, सप्लाई देंगे और यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंगल फेज प्रेरण मोटर चुंबकीय प्रेरण खिंचाव सिद्धांत पर कार्य करती है या लेंज नियम पर कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ पे लेंज नियम हो या फिर खिंचाव सिद्धांत हो, दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ मुख्य भाग कौन कौन से होंगे। तो यहाँ सिंगल फेज मोटर के मुख्य भाग देखिएगा। दोस्तों सिंगल फेज मोटर में मुख्य भाग, मैं मुख्य भाग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे रनिंग वाइंडिंग, जिसे हम मेन वाइंडिंग भी कहते हैं, इसी को मुख्य वाइंडिंग कहते हैं और इसी को रनिंग वाइंडिंग यानी चालित वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी वाइंडिंग को हम प्रॉपर तरीके से हम सप्लाई देते हैं और जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स बनेगा एंड शुरू से एंड तक वो आपकी मेन वाइंडिंग में ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ स्थापित करेंगे? तो भैया इसको स्टेटर के आंतरिक खांचों में स्थापित करेंगे। कहाँ स्थापित करेंगे? स्टेटर के आंतरिक खांचों में स्थापित करेंगे। इसका प्रतिरोध कैसा होगा? निम्न। क्यों होगा? क्योंकि ये मोटे तार की होती है,
प्रतिघात कैसा होगा, उच्च, इंडक्टेंस कैसा होगा, उच्च, व्यास कैसा होगा, मोटा, और लपेट संख्या क्या होगी इसकी, कम होती है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये तो, ठीक है। यह शून्य से अंत तक कार्य करिएगी, यानी शुरू से एंड तक ये क्या करती है, कार्य करती है। कौन सी, मेन वाइंडिंग कार्य करती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक दूसरी वाइंडिंग आती है, दूसरी वाइंडिंग आती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसे हम प्रारंभिक वाइंडिंग यानी सहायक वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग, प्रारंभिक वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। ये वाइंडिंग स्टेटर के ऊपरी खांचों में यानी बाहरी खांचों में स्थापित करते हैं। इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा, प्रतिघात क्या होगा इसका, निम्न, इंडक्टेंस क्या होगा, निम्न, व्यास क्या होगा, पतला, और लपेट संख्या क्या हो जाएगी, अधिक। तो दोस्तों ये पतले तार अधिक लपेट की बनाई जाती है, और इसका काम क्या है, तो यह मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने का कार्य करती है। मेरे दोस्तों जो ये वाइंडिंग है ये शुरू से एंड तक कार्य शुरू से एंड तक कार्य बिल्कुल भी नहीं करती है। तो ये केवल शुरू में मोटर को सेल्फ स्टार्ट करती है और बाद में इसको परिपथ से अलग कर दिया जाता है। तो परिपथ से अलग कौन करता है, तो इसमें एक स्विच लगाते हैं जिससे हम अपकेंद्रीय स्विच कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल स्विच के नाम से जाना जाता है। यह कुछ समय के लिए कार्य करती है तथा बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा परिपथ से क्या कर दी जाती है दोस्तों, बिल्कुल हटा दी जाती है, डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट तीसरा भाग आता है अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जिसे हम अपकेंद्रीय स्विच भी कहते हैं। इसे अपसारी स्विच या फेज स्प्लिट स्विच के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसको क्लच प्लेट के नाम से भी हम जानते हैं। इस स्विच का मुख्य कार्य स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से ऑन ऑफ करना होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे हमारी ये तो मेन वाइंडिंग है, ठीक है, ये, और यहाँ पे हम सप्लाई देंगे ये, और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और बीच में ये आ गया हमारा रोटर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लगाते हैं, स्विच। अब ये स्विच क्या है, शुरू में तो कार्य करेगा, लेकिन जैसे ही मोटर 75% घूम जाती है, तो मोटर 75% घूमते ही ये अपकेंद्रीय स्विच के कारण धीरे धीरे फैल जाता है ये, और ऊपर उठ करके और टर्मिनल को क्या कर देता है, अलग कर देता है, यानी परिपथ को तोड़ देता है। तो ये कहाँ लगा होता है, तो ये मोटर की जो शाफ्ट होती है ना, उस शाफ्ट पर लगा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो, यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो इसके श्रेणी क्रम में तो लग रहा है ये, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है। इसके दो भाग होते हैं, जिसमें मुख्य भाग कहाँ लगा होगा, शाफ्ट पर लगा होता है, और दूसरा भाग इसका एंड प्लेट पर लगा होता है। यह अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछ ले किस सिद्धांत पर, तो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर काम करता है। यह मोटर की गति 75% से अधिक होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से क्या कर देता है, अलग कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, गलती से मोटर की गति 75% से कम हो जाती है तो ये वापस परिपथ को जोड़ भी देता है, तथा गति 75% से कम हो जा यानी वापस तो हो जाती है तो वापस वाइंडिंग को सप्लाई से क्या कर देता है, ये जोड़ देता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं, यह यदि रनिंग अवस्था में स्विच ओपन नहीं होता, सपोज करो ये 75% गति के बाद में ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ प्रतिरोध अधिक होने के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो गर्म होकर के जलने का खतरा रहता है। और यदि अपकेंद्रीय स्विच शुरू में ही खुला है, तो भैया खुला है तो मोटर कहाँ स्टार्ट होगी, काम ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है ना, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग गर्म होकर जल जाती है। यदि प्रारंभ अवस्था में ही स्विच ओपन होता है तो मोटर क्या स्टार्ट नहीं होगी। अब दोस्तों देखो, बॉडी यानी कि योक, स्टेटर, रोटर, शाफ्ट, बेरिंग, एंड प्लेट, टर्मिनल बॉक्स, ये आधार, बेस प्लेट, नेम प्लेट, पुड़ी, स्टड, अब ये सारे जो पार्ट्स हैं ये आराम से अपन ने डीसी जनरेटर के अंदर बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, तो इनको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे सीधे से आते हैं और यहाँ पे पहला पॉइंट है
सिंगल फेज मोटर के प्रकार। तो दोस्तों सिंगल फेज जो मोटर के प्रकार है उसमें पहला कौन सा है, तो मैं कहूंगा कला विघटन प्रेरण मोटर है। यहाँ पे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है। यानी कला विघटन प्रेरण मोटर कैसी है, डायग्राम से समझ लीजिए। बीच में तो ये तो है मेरे दोस्तों रोटर, तो रोटर कौन सा है, ये स्क्वायरल केज रोटर है, ध्यान से समझना। ये आपकी रनिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कौन बैठा है, तो यहाँ पे अपकेंद्रीय स्विच यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आई धारा जाती है और फिर दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये इस रनिंग वाइंडिंग में जाती है तो ये रनिंग धारा, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में आती है तो स्टार्टिंग धारा होती है। अब इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे इस वाइंडिंग का प्रेरकत्व क्या होता है, ज्यादा। प्रेरकत्व ज्यादा होने के कारण यहाँ धारा जो होती है वोल्टेज से 40 से 50 डिग्री पीछे हो जाती है, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रेरकत्व कम होता है। इसलिए यहाँ पे जो धारा स्टार्टिंग धारा होती है ये वोल्टेज से 10 से 15 डिग्री पीछे होती है। अब कितनी धारा हो गई, तो मैं कहूंगा भैया दो धाराएं हो गई। दो धाराएं होती है तो दो फेज हो गए यानी, और दो फेज होने के कारण यहाँ घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है और हमारी मोटर क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन चलते हैं। देखो इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रेरकत्व निम्न, स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस निम्न होने के कारण धारा वोल्टेज से 10 से 15 डिग्री क्या रहती है, पीछे रहती है। लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रेरकत्व उच्च होता है, और उच्च होने के कारण धारा जो होती है ये वोल्टेज से 40 से 50 डिग्री क्या रहती है, पीछे रहती है, जिससे दो फेज का क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, निर्माण होता है, और मोटर क्या हो जाती है, स्वयं चालू हो जाती है। इसमें रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के मध्य बोलो कितना डिग्री अंतर है, तो हम कहेंगे 90 डिग्री अंतर होता है। इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में अपकेंद्रीय स्विच लगा होता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। दोस्तों यहाँ पे यही चीज ज्यादातर याद रखनी है आपको, क्या, पावर फैक्टर 0.3 से 0.5 पश्चगामी होता है। स्टार्टिंग जो टॉर्क होगा इसका निम्न होगा, क्षमता क्या होगी 0.5 HP तक होती है, दक्षता इसकी 50% होती है, आकार इसका छोटा होता है, और कीमत इसकी क्या होती है, निम्न। कहाँ प्रयोग करेंगे दोस्तों इसको, तो ध्यान रखना इसका उपयोग जो है बफिंग मशीन का मतलब है बिल्कुल छोटी मशीन होती है, जैसे मसाज करने की मशीन होती है वो छोटी मशीन, छोटी पानी की मोटर होती है, ग्राइंडर, फैन, लकड़ी के कार्य करने की मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है, प्रेशर स्विच आदि के अंदर इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना इस मोटर को प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर भी कहते हैं। कौन सी मोटर, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्नों की संख्या का अनुपात इकाई से क्या होता है, कम होता है। यानी कि मेरे दोस्तों हमको पता है कि पहले नाम किसका लिया, रनिंग वाइंडिंग का, मान लिया 10 टर्न है, ठीक है। फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो भाई स्टार्टिंग वाइंडिंग में तो लपेट ज्यादा है तो मैंने कह दिया कि 15 है, तो भैया रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्नों का अनुपात अब 15 का भाग 10 में दीजिए, तो हम कहेंगे कि ये कहाँ जाएगा, तो 0.0, तो यहाँ पे लगभग 9 बढ़ जाएगा। तो हम यही तो कह रहे हैं इकाई से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे बात करेंगे सिंगल फेज मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा रनिंग वाइंडिंग दोनों में से किसी एक की कितनी वाइंडिंग है, तो हम कहेंगे दो। कौन सी है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग। दिशा बदलनी है तो भैया दो वाइंडिंग है, तो दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, और दोनों में से किसी एक को पकड़ करके और वहां पे उनके टर्नों की संख्या को क्या करेंगे, चेंज को, सॉरी यानी जो टर्मिनल है उसको बदल देंगे। यानी कि मैं ये कहूंगा कि ये है इस दिशा में है, तो भैया अगर पहले इस दिशा में जुड़ रहे हैं तो आप इसको तो इधर लगा दो, इसको इधर लगा दो, यहाँ पे बस दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनल क्या करने हैं, चेंज करने हैं, तो उसकी घूर्णन जो दिशा होती है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 2 मोटर, कैपेसिटर मोटर।
दोस्तों कैपेसिटर मोटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह मोटर जिसमें कैपेसिटर प्रयोग होता है तो कैपेसिटर मोटर कहलाती है। तो इस मोटर में कैपेसिटर हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब कैपेसिटर के कार्य समझो कि कैपेसिटर क्यों लगा रहे हो, क्या आवश्यकता पड़ गई। तो समझो, पहला काम है सिंगल फेज को दो फेज में बदलना। सिंगल फेज को दो फेज में बदलना। दो फेज से मोटर चालू हो जाती है कि जी हाँ, क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को घुमाने के लिए कम से कम दो फेज की आवश्यकता है। तीन से तो घूमता ही घूमता है, लेकिन कम से कम कितने फेज की आवश्यकता? दो। तो सिंगल फेज को अगर दो फेज में बदल दे रहा है तो वो और भी अच्छी बात है, हमारी मोटर तुरंत चालू हो जाएगी। और ज्यादातर हम कैपेसिटर का ही प्रयोग करते हैं सेल्फ स्टार्ट करने के लिए। घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है किसके द्वारा? कैपेसिटर के द्वारा। पावर फैक्टर क्या हो जाता है? सुधर जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क उच्च हो जाता है। मोटर की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वोल्टेज तथा धारा में फेज अंतर क्या हो जाता है दोस्तों? उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वहां फेज एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहां पे बात करेंगे कि जो हमारी कैपेसिटर मोटर होती है ना, ये तीन प्रकार की होती है। जिसमें पहली जो मोटर होती है वो होती है स्टार्ट कैपेसिटर मोटर, यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। यानी कि शुरू में हमारा ये कैपेसिटर रहा, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर शुरू में मोटर को स्टार्ट करेगा और बाद में बाय बाय हो जाएगा, यानी बाद में इसका कोई काम नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे एक तो अपकेंद्रीय स्विच लगा रहे हैं हम, तो अपकेंद्रीय स्विच के कारण ही तो ये बाद में हटेगा, शुरू में तो लगा रहेगा। तो ये मोटर की कैपेसिटर है, कितनी क्षमता का है? तो हम कहेंगे 60 से 120 माइक्रोफैरड का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम प्रयोग करते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये कैपेसिटर लगाने से सेल्फ स्टार्ट तो होगा ही होगा, इसके साथ में जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना वो और बढ़ जाएगा मोटर का भाई साहब। और यहाँ पे इस कैपेसिटर लगाने से इसकी स्टार्टिंग जो धारा होती है वो वोल्टेज से क्या हो जाती है? आगे हो जाती है। लेकिन देखो रनिंग, जो रनिंग धारा होती है ये पीछे है। क्यों? क्योंकि रनिंग के अंदर कोई कैपेसिटर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये धारा वोल्टेज से पीछे रहती है और ये धारा आगे रहती है। लेकिन दोनों धाराओं के मध्य तो अंतर हो गया ना, तो यहाँ पे दो फेज हो गए, और दो फेज हो गए तो घूमने वाला क्या पैदा हो जाएगा? फ्लक्स। और घूमने वाला फ्लक्स पैदा हो जाता है तो मोटर आपकी क्या हो जाती है? सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे समझो ध्यान से, सबसे पहले पूछेगा कैपेसिटर, तो हम सीधा कहेंगे 60 से 120 माइक्रोफैरड का इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का कैपेसिटर हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है यह केवल शुरुआत में कार्य करता है और बाद में 75% गति के बाद ये सेंट्रीफ्यूगल द्वारा क्या हो जाता है? सप्लाई से हट जाता है। इसका पावर फैक्टर कितना है? 0.5 से 0.8 पश्चगामी होता है इस मोटर का भाई साहब। स्टार्टिंग टॉर्क इसका उच्च होता है, दक्षता इसकी 60% होती है, आकार में ये बड़ा होता है। यहाँ पे कीमत की बात करते हैं तो भैया अधिक है। और उपयोग कहाँ करते हैं? तो वॉशिंग मशीन है, ब्लोअर है, ड्रायर है, कंप्रेशर है, बेल्ट चालित पंखा है आदि के अंदर मेरे दोस्तों इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो स्थायी कैपेसिटर मोटर यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अब दोस्तों यहाँ पे परमानेंट कैपेसिटर मोटर है दोस्तों, यहाँ पे एक तो ये यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये रनिंग वाइंडिंग। दोस्तों इसमें टर्नों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं आता, और यहाँ जो मोटाई होती है वो भी थोड़ी सी लगभग से सेम सी रहती है, तो 19-20 का अंतर रहता है। लेकिन ये पतले तार अधिक लपेट के, ये मोटे तार कम लपेट के। लेकिन जैसे इसके अंदर सपोज करो 400 टर्न है तो इसके अंदर 430 टर्न है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाइंडिंग परमानेंट लगी रहेगी शुरू से एंड तक, और इसमें जो कैपेसिटर है ये भी परमानेंट ही लगा रहेगा, इसीलिए तो नाम क्या दिया इसका? स्थायी कैपेसिटर। अब यहां कैपेसिटर कौन सा लगेगा? तो हम कहेंगे 2.5 से 4 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है। दोस्तों मुझे ये बताओ, ऐसा कोई सिंगल फेज मोटर हो जिसमें 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में परमानेंट लगा होता है,
तो आपने देखा होगा छत का जो पंखा होता है, छत का जो पंखा होता है उसमें 2.5 माइक्रोफैरेड का ही तो लगा होता है और परमानेंट लगा होता है। तो वो मोटर कौन सी है? स्थायी कैपेसिटर मोटर। कौन सी मोटर है? तो हम बात करेंगे सीधा स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है। क्लियर यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर तो हम कहेंगे 2.5 से 4 माइक्रोफैरेड और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो पेपर कैपेसिटर हम प्रयोग करते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको देनी है? यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक को देनी है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में स्थायी रूप से लगा होता है। तो मेरे दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में स्थायी रूप से लगा होता है, बाकी और में नहीं लगा होगा। पावर फैक्टर की बात करते हैं तो 0.6 से 0.8 पश्चगामी होता है। स्टार्टिंग टॉर्क इसका क्या हो जाएगा? उच्च होता है। स्टार्टिंग टॉर्क व रनिंग टॉर्क दोनों क्या होते हैं भैया? आपस में बराबर होते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क, क्यों? कैपेसिटर हट थोड़ी रहा है, शुरू से एंड तक ही तो लग रहा है, इस कारण इसका स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क लगभग क्या होता है? बराबर होता है। दोस्तों इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है? 70% होती है। आकार में बड़ा होता है, कीमत अधिक होती है। और प्रयोग कहाँ करते हैं? छत पंखा यानी कि जो सीलिंग फैन होता है वहां पे, टेबल फैन होता है, कूलर के अंदर, कूलर के अंदर जो पंखड़ी लगती है ना वो मोटर है। कूलर के अंदर पानी की जो मोटर है वो नहीं, पानी की मोटर तो शेडेड मोटर होती है ना। फील्ड रेगुलेटर है, प्रेरण रेगुलेटर है, आर्क वेल्डिंग कंट्रोल मशीन, आर्क वेल्डिंग कंट्रोल मशीन में हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे अब थर्ड नंबर मोटर की, कैपेसिटर स्टार्ट। कैपेसिटर स्टार्ट यानी कैपेसिटर के द्वारा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर कैपेसिटर रन मोटर यानी एक कैपेसिटर जो रनिंग अवस्था तक लगा ही रहेगा, परमानेंट लगा रहेगा। इसका मतलब इसमें दो जगह कैपेसिटर आ रहा है तो दो कैपेसिटर लगेंगे। जी हाँ, इसमें दो कैपेसिटर लगते हैं, एक तो स्टार्ट करेगा और एक अंतिम अवस्था तक लगा रहता है। अब देखो यहां पे एक है स्टार्टिंग कैपेसिटर ये, और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर इसके श्रेणी क्रम में है। तो भाई साहब ये तो स्टार्टिंग यानी मोटर को स्टार्ट करके और आप केंद्रीय स्विच के द्वारा क्या हो जाएगा? अलग। लेकिन इधर मैं बात कर रहा हूं ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर ये परमानेंट लगा रहेगा। तो ये कितना माइक्रोफैरेड का है? ये कम का है, 2.5 से 4 माइक्रोफैरेड, जबकि ये 10 से 20 माइक्रोफैरेड का होता है। तो ज्यादा वाला तो हट जाएगा और कम वाला परमानेंट लगा रह जाएगा, ठीक है। तो ये मोटर है और इसमें जो रोटर प्रयोग कर रहे हैं वो तो स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर होता है। इसमें दो संधारित्र प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों दो संधारित्र होते हैं तो कौन कौन से? तो हम कहते हैं भैया एक तो स्थायी कैपेसिटर होता है और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। जो स्थायी कैपेसिटर होता है वो तो 2.5 से 4 माइक्रोफैरेड का होता है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में स्थायी रूप से क्या होता है? लगा होता है। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर तो 10 से 20 माइक्रोफैरेड का होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के श्रेणी क्रम में स्थायी कैपेसिटर के समांतर क्रम में लगा होता है तथा यह 75% गति होने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा परिपथ से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो सीधा सा है, स्टार्टिंग जो कैपेसिटर होता है ये 10 से 20 माइक्रोफैरेड और अपकेंद्रीय स्विच के श्रेणी क्रम में लगा होता है। अपकेंद्रीय स्विच के श्रेणी क्रम में है, ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के श्रेणी क्रम में। पावर फैक्टर की बात करते हैं तो 0.8 से 0.7 से 0.8 पश्चगामी। तो सबसे बेस्ट पावर फैक्टर दोस्तों इसका है कैपेसिटर में। कैपेसिटर के अंदर ये जो मोटर है बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली और कैपेसिटर में सबसे पावरफुल मोटर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। इसका अति उच्च होता है, दक्षता 80 से 85%, आकार में बड़ा होता है, कीमत में क्या होता है? अधिक। अब दोस्तों इसका उपयोग देखो कहां कहां कर रहे हैं। इसका उपयोग वॉशिंग मशीन में, कपड़े धोने की मशीन में, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर यही मोटर प्रयोग करते हैं, एसी के अंदर यानी जो कमरों के अंदर एसी लगाते हो ना, एयर कंडीशनर वातानुकूलित, वो वेट ग्राइंडर यानी आटा चक्की, वेट ग्राइंडर यानी आटा चक्की, जो आटा पीसते हो ना चक्की से, वो। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे समर्सिबल पंप मोटर, जो बोर के अंदर आप मोटर डालते हो वो। अब केंद्रीय पंप मोटर, लेथ मशीन, कंप्रेसर आदि। तो दोस्तों इन सभी के अंदर कौन सी मोटर होगी? तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर हम प्रयोग करते हैं, जो बहुत वेरी वेरी मोस्ट होती
है। दोस्तों यहाँ पे देखो ध्यान से, सिंगल फेज मोटर में संधारित्र प्रयोग होता है। सिंगल फेज मोटर में संधारित्र कौन सा होगा? पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक और ऑयल डाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक दे रखा है तो पहली प्राथमिकता हम इसको करेंगे। अगर ये नहीं हो, जैसे पेपर कैपेसिटर है, माइका है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ए व बी दोनों, तो भैया ए यानी पेपर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों हैं, तो राइट ऑप्शन क्या करेंगे? ये। लेकिन ध्यान से देखो, पेपर कैपेसिटर है, माइका है, सेरामिक, ए व बी दोनों। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है क्या? जी नहीं, तो हम करेंगे पेपर कैपेसिटर। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, इनमें दोस्तों कौन सी मोटर? तो पहली प्राथमिकता यहाँ पे देखो, अब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, स्थायी मोटर और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, और यहाँ पे पांचवा ऑप्शन दे दिया सभी। तो हम क्या करेंगे? सभी करेंगे। लेकिन अगर इन चारों में पहली प्राथमिकता चुने तो भैया पहली प्राथमिकता देंगे हम इसको, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को देते हैं। दूसरी प्राथमिकता हम देंगे कैपेसिटर स्टार्ट को, तीसरी प्राथमिकता देंगे स्थायी कैपेसिटर को, और चौथी प्राथमिकता देते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को, जो सबसे कमजोर होती है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे देखो, शेडेड पोल मोटर, जिसे हम छायांकित ध्रुव मोटर कहते हैं, इसी को जज्जर मोटर या छादित ध्रुव मोटर के नाम से जाना जाता है। ये मोटर बहुत ही अच्छी मोटर है और छोटी मोटर भी है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो पोल होता है ना, इसको इस तरह एक खांचे के द्वारा बनाया जाता है। तो ये खांचा काट दिया यहाँ पे, ये किस तरह से है? तो इस प्रकार से है यूं। तो ऐसे पोल है, और इस पोल पर यहाँ पर दोस्तों एक क्या लगा दी जाती है? शेडेड रिंग। तो ये शेडेड रिंग तांबे की बनी होती है। इसका काम क्या है? जैसे कैपेसिटर का काम होता है ना, वैसे ही इसका काम है। तो ये एक तरह का कैपेसिटर ही मान लो इसको। लेकिन ये मोटे तांबे तार की शॉर्ट सर्किट होती है, इसको किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं देते हैं। तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, प्रेरण क्रिया के द्वारा इसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है, और ये क्या करता है, सिंगल फेज को दो फेज में बांटने का कार्य करता है। तो इसमें जो चुंबकीय प्लस गुजरेगा वो बड़े पोल से छोटे पोल की ओर गुजरता है। तो इसको, छोटे पोल को तो क्या कहेंगे? शेडेड पोल। बड़े पोल को क्या कहेंगे? यहाँ सैलिएंट पोल कहते हैं। ठीक है। तो ये डायग्राम से समझाई दिया। अब देखो ध्यान से, इसमें फील्ड पोल को एक खांचे द्वारा दो भागों में बांटा जाता है। छोटा पोल क्या कहलाएगा? शेडेड पोल। यह मेन पोल का 1/3 भाग होता है, बिल्कुल छोटा होता है। शेडेड पोल पर मोटे तांबे तार की शॉर्ट सर्किट क्या लगाई जाती है? वाइंडिंग, यानी कि रिंग होती है, छल्ला होता है, स्थापित करते हैं, शेडेड वाइंडिंग कहलाती है। अब मेरे दोस्तों, शेडेड वाइंडिंग के कार्य समझो, वेरी वेरी मोस्ट है, जो पूछा जाता है। दोस्तों मैं आपके लिए देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं, और आप बिल्कुल, मुझे पता है, और मेरा जो दिल कहता है वो बिल्कुल सत्य भी है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हो, साथ में वीडियो को शेयर भी करते हो। तो दोस्तों और शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि अपना जो चैनल है, अपना परिवार है, थोड़ा सा और बड़ा हो सके। क्योंकि औरों की तुलना में, औरों के देख लीजिए कितने मिलियन में सब्सक्राइबर है, अपने 10,000 भी नहीं है मात्र। तो आप जल्द से जल्द आपकी एग्जाम तक मैं क्यों मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूं, तो आपकी एग्जाम जैसे स्टार्ट है तो उससे पहले पहले कैसे करके 10,000 कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं और जोश में आ सकूं और अच्छे से पढ़ा सकूं। साथ में एक टाइम ये करा सकूं थ्योरेटिकल, और एक टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव करा सकूं। दोस्तों इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप के ऊपर है, तो वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप पर आप पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हो। क्लियर? और दोस्तों इसको शेयर कीजिए, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये चीज तो देखो, आप समझदार हो खुद, ये चीज तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? ओनली फॉर ये। दोस्तों आप कुछ भी मानिए, हकीकत में बिहारी भाइयों का इतना अच्छा प्यार मिला है। लव यू बिहारियों, बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून हुआ। हकीकत में लव यू। दोस्तों यहाँ अपने इस परिवार पे हकीकत में बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है वो आप लोगों का है।
यहाँ पे जो बिहारी भाई है वो हकीकत में बहुत दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ये चीज़ तो मैंने स्वीकार कर लिया है दोस्तों, और मेहनत भी खूब करते हैं, ये भी है। तो दोस्तों मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा, ये चीज़ है, और आप ही सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये भी है। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे सैडेड रिंग, तो यहाँ पे धारा तथा वोल्टेज के मध्य फेज अंतर उत्पन्न करता है, तो कैपेसिटर भी करता है। घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, टॉर्क उत्पन्न करता है, मोटर को सेल्फ स्टार्ट करता है। अरे तो ये काम तो हमारा कैपेसिटर भी तो करता है। जी हाँ, कैपेसिटर भी करता है, हमने कब कहा। तो ये कार्य सैडेड रिंग के होते हैं। अब बड़ा पोल आता है, बड़ा पोल को क्या कहते हैं, सैलिएंट पोल कहते हैं, और इस पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जिसे सिंगल फेज एसी सप्लाई से क्या करते हैं मेरे दोस्तों, इसको जोड़ते हैं। आगे इस मोटर में गिलहरी पिंजरा रोटर का क्या करेंगे, उपयोग करते हैं। यह चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, किस पर, वो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर क्या करेगी, कार्य करती है। तो चुंबकीय फ्लक्स मैन पोल से किधर जाएगा, सैडेड यानी बड़े पोल से छोटे पोल की ओर खिसकता है। सैडेड रिंग का चुंबकीय फ्लक्स मैन पोल के चुंबकीय फ्लक्स से 90 डिग्री क्या रहता है, हमेशा पीछे रहता है। अब दोस्तों इसको ध्यान समझो, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दोस्तों वो कम होता है, पावरफुल नहीं होती, ज्यादा उपयोग होती है लेकिन पावरफुल नहीं होती। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहता है, निम्न। आकार में बिल्कुल छोटी होती है, कीमत में बिल्कुल सस्ती होती है, कीमत में क्या होती है, सस्ती, वजन में बिल्कुल हल्की होती है, और दोस्तों दक्षता देखो 5 से 35% होती है मात्र इसकी दक्षता। तो 5% से 35, और इसकी जो रेटिंग देखते हैं क्षमता 3 वाट से लेकर के 125 वाट तक होती है। अगर मैं बात करूं पावर फैक्टर की तो 0.5 से लेकर के 0.6 पश्चगामी यानी लेगिंग पावर फैक्टर इसका होता है। अब दोस्तों ये उपयोग कहां आती है, वेरी मोस्ट है उपयोग, ठोक दो इसको, याद कर लीजिए बस आप कैसे भी करके। तो यहां पे बात करते हैं उपयोग, तो दोस्तों यहां पे दीवार गड़ी है, छोटे खिलौने हो गए, ठीक है, छोटे पंप, छोटे पंखे हो गए, कूलर का पानी मोटर, कूलर की जो पानी मोटर है ना वो, कूलर के पानी पंप मोटर, सेविंग मशीन जो अपन ट्रिमर होती है दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं मशीन से वो, रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन होता है, फोनोग्राम होता है, फोटोकॉपी मशीन के अंदर भी होती है, प्रोजेक्टर, विज्ञापन डिस्प्ले, ये अलग अलग है भैया, प्रोजेक्टर अलग है, विज्ञापन डिस्प्ले, हेयर ड्रायर आदि के अंदर मेरे दोस्तों प्रयोग किया जाता है। उपयोग को माइंड में छाप लेना, इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन फंसेगा लिख लेना आप। सैडेड मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए सैडेड पोल को 180 डिग्री, भैया सैडेड पोल को उठाकर इधर लेके आना पड़ता है, यानी 180 डिग्री क्या करना पड़ता है, विस्थापित करते हैं, या फिर दोहरे पोल यानी एक इधर और एक इधर, दो पोल लगाए जाते हैं। क्लियर। अब आता है दोस्तों यहाँ पे अपना सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। 3 फेज मोटर पढ़ी थी अपन ने कल, सिंगल फेज और 3 फेज स्लिप रिंग मोटर है ना। तो इसमें इधर का जो भाग है ये तो 3 फेज का ही है, बस फर्क क्या है, स्टेटर। तो स्टेटर में हमने क्या किया, जो हमारी रनिंग वाइंडिंग थी है, इस रनिंग वाइंडिंग को 2 भागों में बांट दिया, और एक सिरे पर प्रतिरोध जोड़ दिया और दूसरे सिरे पर एक प्रेरण वाइंडिंग कर दी, ताकि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाए। एक इस मोटर की खासियत यह है कि इसमें किसी भी कंडीशन में इसमें इसकी घूर्णन दिशा चेंज नहीं होगी, बस ये है इसमें। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके स्टेटर में रनिंग वाइंडिंग को 2 भागों में स्थापित करते हैं, तथा इसके एक सिरे प्रेरण वाइंडिंग और दूसरे सिरे पर प्रतिरोध संयोजित करते हैं, जिससे फेज अंतर उत्पन्न हो जाता है। इसमें रोटर 3 फेज स्लिप रिंग मोटर के रोटर के समान होता है। इसकी जो क्षमता होती है वो सिंगल फेज यानी 1 HP है, स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। इसका उपयोग लेथ मशीन, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर आदि के अंदर किया जाता है, और इस मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होती है। तो दोस्तों ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये मोटर को तो दोस्तों आप स्टार कर लेना भैया, यूनिवर्सल मोटर, सार्वभौमिक मोटर, सार्वत्रिक मोटर,
या कम्यूटेटर मोटर या एसी सीरीज मोटर। एक तो उपनाम याद कर लेना एक तो, और मैं कह रहा हूं इसको तरीके से भेजे में फिट कर लेना, क्वेश्चन पसेगा इससे पसेगा। ये आर्मेचर होता है, आर्मेचर में वाइंडिंग होती है तो आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर पर 2 ब्रश लगा दी, ये होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लेकिन विपरीत दिशा में होती है। ये फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। इसका मतलब तो ये तो डीसी मोटर हो गई। जी हाँ, तो डीसी मोटर का ही रूप है ये, ठीक है। यहाँ एसी देंगे हम। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह डीसी सीरीज मोटर का सुधरा हुआ रूप होती है। डीसी सीरीज मोटर की तुलना में इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, फील्ड वाइंडिंग में कुछ टर्न बढ़ाते हैं, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग में कुछ टर्न बढ़ाते हैं, उच्च प्रतिरोध कार्बन ब्रश का हम प्रयोग करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, लेकिन विपरीत दिशा में मोटे तार कम लपेट की क्या लगाते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि इसके निम्न कार्य है। भाई डीसी सीरीज मोटर थी, आप उससे एसी चला रहे हो तो कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। क्या परिवर्तन, कि एक तो आपके जो फील्ड वाइंडिंग है ना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, उसमें टर्न बढ़ाओ, क्यों, नहीं तो जड़ जाएगी। आर्मेचर है उसमें बढ़ाना पड़ेगा, जो ब्रश है वो उच्च प्रतिरोध मान की लगाओ ताकि स्पार्किंग ना हो, और एक आप क्या लगाओ, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाओ, ठीक है। तो भैया वाइंडिंग का ये वाइंडिंग क्यों लगा रहे हैं, स्पार्किंग कम करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, कम्यूटेशन दोष को कम करने के लिए, लिंकेज प्रतिघात कम करने के लिए, और यहाँ पे स्टेटर व आर्मेचर के मध्य वायु अंतराल कम होना चाहिए। एक अंतर ये अलग से और करेंगे। अब देखो यहां, इस मोटर के अभिलाक्षणिक जो वक्र होते हैं वो डीसी सीरीज मोटर के बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों सिंगल फेज मोटरों में जो सबसे ज्यादा टॉर्क होगा वो कौन सी मोटर का होगा, तो सीधा सा जवाब होगा कि यहाँ पे हम सीधा सा जवाब देंगे कि सबसे ज्यादा जो इसका टॉर्क होगा ना, वो टॉर्क किसका ज्यादा होगा, तो यूनिवर्सल मोटर का क्या होता है, सबसे ज्यादा टॉर्क होता है। अब देखो यहां पे बात करते हैं सबसे ज्यादा टॉर्क, इसकी घूर्णन जो गति है वो कितनी है, तो 3000 से 14000 आरपीएम, 3000 से लेकर के 14000 आरपीएम होती है। इसका उपयोग कहां होगा, हम कहेंगे ट्रेन के अंदर, हम कहेंगे मिक्सी यानी मिक्सर, और इसी को कहते हैं खाद्य ग्राइंडर कहते हैं, इसी को जूसर मशीन भी कहते हैं। अब ये जो मिक्सी है ये 400 वाट से लेकर के 600 वाट क्षमता में होती है, तो ठीक है ना। दूसरी चीज, यूनिवर्सल मोटर को कहां प्रयोग लेते हैं, सिलाई मशीन में, तो सिलाई मशीन कितने वाट की होगी, तो हम कहेंगे 100 वाट से 150 वाट की। वैक्यूम क्लीनर, ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन यानी सुहागा बर्मा भी, विद्युत घड़ी, खड़ी नहीं है ये घड़ी है भाई, सेविंग मशीन, सिनेमा प्रोजेक्टर आदि के अंदर दोस्तों यहां पे यूनिवर्सल मोटर का हम बोलो क्या करेंगे, प्रयोग करते हैं। इसकी घूर्णन दिशा बदलने के लिए फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के सिरे आपस में परिवर्तित किए जाते हैं। तो बोलो दोस्तों समझ में आए कि नहीं आए, भाई इसकी अगर घूर्णन दिशा आपको बदलनी है तो 2 वाइंडिंग है, एक सीरीज वाइंडिंग है एक आर्मेचर वाइंडिंग है, तो दोनों वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के सिरे आपस में क्या कर दो, बदल दो, इसकी तुरंत घूर्णन दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, सामान्यतः घूर्णन दिशा बदलने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का ही हम प्रयोग करते हैं। भाई दोनों में से कोई भी एक बदल दो, लेकिन दोनों में से एक बदलने की बारी आती है तो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे आपस में बदलते हैं। दोनों वाइंडिंग के सिरे यानी कि वाइंडिंग के सिरे या सप्लाई सिरे बदल दिए जाते हैं तो दिशा क्या हो जाती है, अपरिवर्तित। कहने का मतलब यह है आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों के ही बदल दिए, मैं तो ये कह रहा हूं दोनों में से कोई एक बदलो, लेकिन गलती से सपोज करो आपने दोनों बदल दिए ना, तो पहले जो दिशा में चल रही थी वैसे ही रहेगी, यानी नो चेंज। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, यहां पे सीरीज मोटर है और सीरीज मोटर है तो उसकी दिशा सॉरी गति नियंत्रण कैसे करते हैं, तो एसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण की विधियां। तो दोस्तों यहां पे देखो
एक तो होती है प्रतिरोधी विधि, यानी प्रतिरोध के द्वारा गति को कम ज्यादा करना। एक होती है फील्ड टैपिंग विधि, ठीक है। तो फील्ड टैपिंग में क्या होता है, जैसे हमारी ये फील्ड वाइंडिंग होती है ना ये, तो इसमें से ऐसे टैपड निकाले जाते हैं और एक स्विच के द्वारा इसके टैपड को चेंज करके और इसका फ्लक्स कम ज्यादा करके और गति को कम ज्यादा किया जाता है। ट्रेन गियर विधि, होएस्ट विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, और एक होती है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के द्वारा भी गति को नियंत्रण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है ना, यूनिवर्सल मोटर होती है AC सीरीज, उसको 6 विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, गति को कम ज्यादा किया जाता है। क्लियर। यहां पे ट्रेन में प्रयुक्त यूनिवर्सल मोटर की क्षमता 200 वोल्टेज से लेकर के 600 वोल्टेज और 17.5 से 25 हर्ट्ज 2200 HP में इसकी क्षमता होती है। वापस सुनो ध्यान से, यूनिवर्सल मोटर को ट्रेन के इंजन में लगाते हैं जो विद्युत वाली होती है उसमें, तो वोल्टेज क्षमता तो कितनी होगी भैया, 200 से लेकर के 600 वोल्टेज। गुरुजी ये क्या लफड़ा है, हाँ, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी सुनो ध्यान से, 17.5 से लेकर के 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी मात्र, और मोटर की क्षमता होती है 2200 HP तक, 1-2 HP नहीं, 2200 HP, तब जाके वो ट्रेन को खींच पाती है। मिक्स यानी मिक्सी में गति नियंत्रण के लिए फील्ड टैपिंग विधि प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिलाई मशीन में ध्यान रखना, रियोस्टेट प्रतिरोध देखना, कभी लेडीज या जेंट्स जो भी सिलाई मशीन चलाते हैं तो एक रियोस्टेट होता है, उसके ऊपर पैर रख के वो कम ज्यादा करते रहते हैं बार बार, है ना, वो रियोस्टेट होता है। ट्रेन की गति नियंत्रण करने में फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग किया जाता है, और यूनिवर्सल मोटर के अंदर जो गति लोड होता है, यानी जो गति होती है वो लोड की क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। तो इसमें मेरे दोस्तों लोड 0 होता है तो गति क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसलिए कभी भी यूनिवर्सल मोटर को कभी भी शून्य लोड पर नहीं चलाना चाहिए। क्लियर। यहां पे इसकी गति शून्य लोड पर अनंत हो जाती है, इसे नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए, लंबे समय तक भी नहीं चलाना चाहिए, बीच बीच में रोक रोक कर चलाना चाहिए। गति अधिक होने के कारण आवाज अधिक करती है, और इसकी दक्षता मेरे दोस्तों 70 से 80% होती है। तो बहुत वेरी वेरी मोस्ट मोटर है दोस्तों, ध्यान रखना। अब आती है आपके प्रतिकर्षण मोटर। कौन सी मोटर, प्रतिकर्षण मोटर आती है, जिसे अपन रिपल्सन मोटर कहते हैं। इसमें मेरे दोस्तों ये फील्ड पोल होते हैं, ठीक है, बीच में आर्मेचर होता है, और यहाँ 2 ब्रश होती है, और 2 ब्रश के द्वारा कम्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। ये बीच में इस तरह होता है और यहाँ ब्रश होती है। अगर इसकी दिशा बदलनी हो तो ब्रशों को पकड़ के यो कर दो, और गति कम ज्यादा करना है तो थोड़ा बहुत परिवर्तित करते हैं। इसे स्प्लिट केज प्रारूपी मोटर के नाम से जाना जाता है। क्या, स्प्लिट केज प्रारूपी मोटर भी कहते हैं, और इसे कम्यूटेटर मोटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर लगा होता है। इसके आर्मेचर को 2 कार्बन ब्रश द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है दोस्तों। इसमें चुंबक का प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, और ये हमेशा किस सिद्धांत पर, लेंज सिद्धांत पर क्या होती है, कार्य करती है। इसमें कार्बन ब्रश मुख्य अक्ष के लगभग 10 से 20 डिग्री अंतर पर स्थापित होती है। मैंने जस्ट बताया अभी ये तो मुख्य अक्ष ये है, तो ये जो अंतर है ना, ये 10 से 20 डिग्री है, तो ये कार्बन ब्रश है। इसकी घूर्णन दिशा बदलने के लिए ब्रशों को मुख्य अक्ष के दाईं ओर, ये दाईं ओर है तो इधर बाईं ओर कर दो, बस बाईं ओर 10 से 20 डिग्री अंतराल पर विस्थापित कर दिया जाता है। इसकी गति नियंत्रण करने के लिए ब्रशों को मुख्य अक्ष की ओर खिसकाते हैं, इधर, यानी इधर खिसकाओ, इसको इधर खिसकाओ, तो पकड़ के थोड़ा सा यूं खिसका दो। यदि ब्रश मुख्य अक्ष के समांतर हो तो गति शून्य हो जाती है। बिल्कुल अगर ये हो जाए बराबर, तो ये बराबर होते ही गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है। इसका पावर फैक्टर कितना होता है, 0.9 पश्चगामी होता है। और इसके दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार आता है सामान्य प्रतिकर्षण मोटर। इसका प्रारंभिक टॉर्क उच्च तथा विद्युत धारा निम्न होती है। इसका उपयोग पेट्रोल पंप, मशीन, क्रेन,
मिक्सिंग मशीन आदि में किया जाता है। इसमें दोनों ब्रशों को तांबे के मोटे जम्फर द्वारा क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। एक दोस्तों होती है कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग दो ब्रश द्वारा स्टेटर पर संयोजित होती है। इसका मुख्य कार्य स्पार्किंग को रोकना होता है। इसका उपयोग पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे चलते हैं। तो रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसमें मोटर 75% घूर्णन करते ही कम्यूटेटर को अब केंद्रीय बल से तांबे की रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट करते हैं तो मोटर प्रेरण मोटर की तरह कार्य करती है। इसका उपयोग मशीन टूल्स में किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मशीन टूल्स में किया जाता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क लगभग 3 गुना अधिक होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आगे एक चौथे नंबर की ओर है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। इसके रोटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक डीप केज वाइंडिंग होती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में, लेथ मशीन में, मशीन टूल्स, ग्राइंडर आदि में करते हैं। इसकी गति लगभग स्थिर होती है और ये 10 HP तक बढ़ाई जाती है। अब दोस्तों आती है यहां पे, ध्यान सुनना, देखो यहां पे जैसे अपन डालते हैं तो यहां पे सिंगल फेज, क्या सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, कौन सी, तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। अब दोस्तों ये 3 प्रकार की मोटर होती है। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है जिसमें पहले प्रकार की कौन सी है, तो ये स्टेपर मोटर है। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में पहले जो प्रकार की मोटर है वो आपकी स्टेपर मोटर होती है। स्टेपर मोटर में ध्यान से समझो, ये तो आपके पोल हो गए और ये बीच में खांचे हो गए जिसमें वाइंडिंग डाली जाती है, लेकिन बीच में जो ये रोटर है ना, ये रोटर मेरे दोस्तों स्थायी चुंबक का बना होता है। ये किसका बन रहा है, स्थायी चुंबक का दांतेदार बनता है। तो इसके स्टेटर में 2 वाइंडिंग होगी, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रोटर किसका बनेगा, स्थायी चुंबक का बना होता है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे सिंक्रोनस शब्द आते ही दिमाग में फिट कर लेना, गति नियत होगी। ठीक है, तो इसकी गति तुल्यकालिक होती है। क्या होती है, तुल्यकालिक। तुल्यकालिक का मतलब होता है अगर इसमें घूमने वाला जो फ्लक्स होता है ना, इसमें घूमने वाला जो फ्लक्स होता है यहां, वो गति कर रहा है, जैसे सपोज करो 1000, तो इसका रोटर भी 1000 RPM पे ही चलेगा। तो दोनों गति, सिंक्रोनस गति और रोटर गति दोनों बराबर होती है, तो उसे तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। ये तुल्यकालिक मोटर ही होती है। और दोस्तों इसमें सिंगल फेज भी दे सकते हैं, 2 फेज भी दे सकते हैं, 3 फेज भी दे सकते हैं, 4 फेज भी दे सकते हैं। इसलिए इसको पॉलीफेज मोटर भी कहते हैं। कौन सी, इसको पॉलीफेज मोटर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो आगे, इसके स्टेटर पर सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज आदि सप्लाई देते हैं, इसलिए इसको पॉलीफेज मोटर भी कहते हैं। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि निम्न में से कौन सी पॉलीफेज मोटर है, तो ध्यान रखना स्टेटर मोटर, वो स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर ब्रश लेस होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई ब्रश नहीं होती है, इसलिए ये ब्रश लेस मोटर होती है, क्योंकि इसमें ब्रश प्रयोग नहीं करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये मोटर स्वचालित होती है, यानी सिंगल फेज होते हुए भी ये स्वचालित है। क्यों, क्योंकि ये पॉलीफेज मोटर होती है। इसका उपयोग नट बोल्ट को खोलने, कसने, लेथ मशीन, फिटिंग, प्लॉटर, फैक्स मशीन, ऑटोमोबाइल, चिकित्सक उपकरण, हार्ड डिस्क ड्राइव आदि के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका रोटर बेलनाकार प्रकार का होता है, इसलिए इसे यूनिपोलर मोटर भी कहते हैं। कौन सी मोटर कहते हैं, यूनिपोलर। अब दोस्तों स्टेपर जो मोटर होती है ना, ये 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी, एक तो स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर, एक परिवर्तित रिलक्टेंस मोटर, एक हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो 3 स्टेपर मोटर है ये। क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी नहीं है, स्थायी चुंबक, परिवर्तित रिलक्टेंस और हाइब्रिड स्टेपर मोटर। ठीक है, इस मोटर की गति नियंत्रण, स्टॉपिंग, स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी होती है, यानी एकदम से रुकना, एकदम से चलना, एकदम से मूव करना,
तो ये बहुत अच्छी होती है। स्टेपर मोटर में कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो ध्यान रखना एन आर माइनस एन एस अपॉन में एन आर एन एस इंटू में 360। एन आर का मतलब है यहाँ पे रोटर पोल, एन एस का मतलब है स्टेटर पोल, एम एस का मतलब होता है स्टेटर में फेज संख्या। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया, एक ये हो गया। तो अधिकतम कोण 90 डिग्री होता है और न्यूनतम जो कोण होता है वो 0 से 0.72 होता है। न्यूनतम कोण पूछ ले यानी कि हमारा रोटर घूमेगा तो भैया अधिकतम तो 90 डिग्री घूम सकता है, लेकिन अगर न्यूनतम घुमाना है तो 0.72 डिग्री घूम सकता है। स्टेप की संख्या अगर निकालनी है तो 360 में स्टेप कोण का भाग देना पड़ेगा। स्टेप कोण कहां से आएगा, ये रहा, चाहे यहां से निकाल लो और चाहे यहां से निकाल लो। ठीक है, रोटर पिच की बात करते हैं तो रोटर पोल का भाग देना पड़ेगा, और स्टेटर पिच की बात करते हैं तो स्टेटर पोल का भाग देना पड़ेगा। शाफ्ट गति, तो यहां पे स्टेटर पोल स्टेटर कोण बटा 360 इंटू में फ्रीक्वेंसी इंटू 60। ठीक है, ये सवाल है। जैसे कि यहां पे बात करते हैं एक स्टेपर मोटर के स्टेटर में 8 पोल व रोटर पोल 6 है, तो कोण साइज या स्टेप संख्या और आरपीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले तो कोण ज्ञात कर लीजिए। कोण ज्ञात कर रहे हैं तो एन आर और एन एस दोनों का अंतर कितना आया, 2। ठीक है, यहाँ 6 और ये 8, तो इंटू 360, तो डिग्री में कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। अब स्टेप संख्या निकालनी है तो 360 में एनएस का भाग, एनएस कितना है तो हम कह रहे हैं 15, तो 15 का भाग दिया, 24 स्टेप आ गया। ठीक है, और शाफ्ट गति निकालनी है तो एनएस बटा 360 इंटू एफ इंटू 60, तो एफ कितना है 50, तो यहाँ पे 125 आरपीएम आता है। अब दोस्तों यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर जो थी, सिंक्रोनस जो मोटर है आपकी वो 2 नंबर की मोटर है भैया। कौन सी है, तो हम कहेंगे 2 नंबर की मोटर है ये। 1 नंबर की तो स्टेपर मोटर हो गई थी, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, ये दूसरी मोटर है। अब दोस्तों इसमें भी देखो ये पोल है और पोल के बीच में यहाँ पे अपन वाइंडिंग करेंगे, लेकिन स्टेपर मोटर में जो रोटर था वो स्थायी चुंबक का था, और इसमें जो रोटर होगा वो प्रतिष्ठम रिलक्टेंस मोटर है। तो ये इसके अंदर जो रोटर बनेगा वो दोस्तों किसका बनेगा, तो मैं कहूंगा इसमें लोहे का बनता है, मृदु लोहा, यानी जो अपन बुरादा कहते हैं उसका। ठीक है, डलवा लोहा। यह स्टेपर मोटर का ही रूप है। इसकी गति नियत होती है, अर्थात सिंक्रोनस गति होती है। इसमें ब्रश प्रयोग नहीं करते, इसलिए ब्रशलेस मोटर होती है, और ये सेल्फ स्टार्ट मोटर भी है। इसका रोटर दांतेदार मृदु लोहे का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, मृदु लोहे का। यह रिलक्टेंस सिद्धांत पर कार्य करती है। यह केवल सिंगल उत्तेजित मोटर, क्योंकि ये इसमें केवल एक ही तो भाग उत्तेजित होता है, ये इसलिए सिंगल उत्तेजित मोटर है। यह स्वचालित मोटर होती है और इसमें रोटर पोल की संख्या स्टेपर पोल से क्या होती है, कम होती है। इसकी दक्षता जो होती है वो 60 से 75% होती है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो डिजिटल संकेत है, सिग्नल परिपथ आदि के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। नंबर 3 मोटर है ये, जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसमें 3 फेज मोटर है, वो सॉरी 3 मोटर, तीसरी मोटर है स्ट्रेसिस मोटर, शैथिल्य मोटर, मंदायन मोटर। दोस्तों ये भी एक विशेष प्रकार की मोटर है। इसके रोटर के अंदर एक भी दांता, एक भी वाइंडिंग नहीं होती है। तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सी मोटर होती है जिसमें दांते तथा वाइंडिंग नहीं होती है, तो वो स्टेटर वाइंडिंग है, वो सॉरी स्ट्रेसिस मोटर होती है। इसके अंदर ध्यान रखना किसी प्रकार की आवाज नहीं आती, लेकिन इसकी दक्षता बहुत कम होती है। यह एक प्रकार की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। इसका रोटर अचुंबकित पदार्थ यानी कोबाल्ट स्टील या क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसके रोटर में दांते अथवा वाइंडिंग नहीं होती। भैया न तो दांते होते हैं और न ही वाइंडिंग होती है। ध्यान रखना यह रोटर किसका बनेगा, क्रोमियम स्टील का। किसका, क्रोमियम स्टील का। स्टेपर मोटर का तो किसका बन रहा था, स्थायी चुंबक का। ठीक है, प्रतिष्ठम का किसका बन रहा था, मृदु लोहे का, और इसका किसका बनेगा, क्रोम स्टील का बनता है। तो क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसके रोटर में दांते अथवा वाइंडिंग नहीं होती है। इसमें ब्रश प्रयोग नहीं करते, यानी ब्रशलेस है, यानी तीनों मोटर ब्रशलेस होती है ये।
स्टेटर में 2 वाइंडिंग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, इसका जो रोटर है वो हिस्टैरिसीस हानि सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी जो वाट क्षमता होती है ना, वो ध्यान रखो 2 वाट से 16 वाट होती है, ओनली फॉर 2 वाट से 16 वाट। और इसकी जो दक्षता होती है वो 5 से 10% होती है, 5 से 10%। जीवन काल निम्न होता है, आकार छोटा होता है, कीमत इसकी सस्ती होती है, और वजन बिल्कुल क्या होता है, हल्का होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं होती है। इसका उपयोग रेडियो में, टैप रिकॉर्डर में, श्रव्य साधन, टेलीप्रिंटर आदि, विद्युत घड़ी आदि में किया जाता है। और इसका टॉर्क होता है, यह भी नियत और निम्न होता है। टॉर्क के चारों ओर, रोटर के चारों ओर उच्च स्ट्रेसिस पदार्थ क्या लगे होते हैं, छल्ले लगे होते हैं। और यह मोटर हमारी 4 प्रकार की होती है, एक बेलनाकार प्रकार की, एक डिस्क प्रकार की, एक अक्षीय प्रकार की, और एक परिधात्मक प्रकार की होती है। दोस्तों यहां पे नेक्स्ट बात करते हैं FHP मोटर, यानी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, यानी आंशिक अश्व शक्ति। तो दोस्तों FHP मोटर का मतलब है कि जो हम घरों में 1 HP तक की जितनी भी मोटर हम प्रयोग लेते हैं, 1 HP तक की जितनी भी मोटर हम प्रयोग लेते हैं, वो सारी मोटर बोलो क्या कहलाएगी, FHP मोटर कहलाती है। 1 HP से कम क्षमता की मोटर को FHP मोटर कहते हैं। इनका उपयोग घरेलू कार्यों में अधिक किया जाता है, और ये 2.5 वाट से 40 वाट, इसका तो कोई वो नहीं है, ज्यादा क्षमता में होती है। इसकी गति, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी गति जो होती है वो मेरे दोस्तों 1700 से 1800 RPM होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये थी आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट सिंगल फेज सारी मोटरें अपन ने इसमें कवर कर ली है। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप जरूर भेजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं उससे, क्योंकि मैं मोटिवेट इससे होता हूं और मेरे द्वारा आप मोटिवेट होती हो। मोटिवेट आप लाइक कर दिया करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और मेरे दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शेयर और करो दोस्तों, ताकि जल्द से जल्द अपने 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, अपना परिवार 10,000 का बन जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास के साथ धमाकेदार शुरुआत के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।